गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग महेश। वेरी गुड मॉर्निंग रवि। गुड मॉर्निंग अभय। वेरी गुड मॉर्निंग हितेश। गुड मॉर्निंग उज्जवल। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एक बार जल्दी से साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लो कि ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है। वेरी गुड मॉर्निंग नितेश। गुड मॉर्निंग। चलिए, मेरी तरफ से साउंड वगैरह सब कुछ बिल्कुल ओके है। ठीक है नितेश, चलिए सब कुछ ठीक है। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे, कंप्रेसर का डिस्कशन अभी चल रहा है। और मुझे लगता है कि कंप्रेसर की ये 5वीं या 6ठी क्लास होगी। एक बार मैं देख लेता हूँ। टॉपिक नेम आपका अपडेटेड है और ये आपकी जो क्लास है 1 2 3 4 5 6 7 7 क्लास आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, तो आज की क्लास लगाते हैं और एक मैक्सिमम अगर हमें जरूरत पड़ी तो एक कल की क्लास लगाएंगे और इसे कंप्लीट करके फिर जल्दी से इवापोरेटर स्टार्ट कर लेते हैं। क्यों भाई, क्या विचार है आप लोगों का। आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में। बिल्कुल, आज कंप्रेसर की एक क्लास कल लगाएंगे और हुआ तो कल ही इवेपोरेटर स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन नया टॉपिक नए दिन से करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो बच्चे बात करते हैं फिर कंप्रेसर की। और कंप्रेसर का बेसिक मैं आपको सारा बता ही चुका हूं कि कंप्रेसर क्या होता है, क्या करता है। आज मुझे आपको कुछ वीडियोस पहले दिखानी है, तो एक बार ये वीडियो देखना और मुझे बताना कि यहाँ पर क्या चल रहा है। चल, एक बार मुझे बताओ कि ये आपका कौन सा कंप्रेसर है। बोलो भाई, कुछ आइडिया लग रहा है कौन सा कंप्रेसर ये आपका हो सकता है। वेरी गुड नितेश, ये आपका रोटरी टाइप कंप्रेसर है। बिल्कुल आप सही समझे हो। और इसके अंदर एक सिलेंडर है, एक रोलर है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, रोलर लगा हुआ है।
इसके अंदर एक इसेंट्रिक रोलर लगा होता है, ठीक है, और जो क्या करता है, लगातार रोटेट करता रहेगा। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। हम जो बात कर रहे हैं वो रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए, तो वहां पर जो एनिमेशन की वीडियो है वो एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट तो आपको ऐसी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पर स्प्रिंग भी नहीं आपको दिख रही होगी, और स्प्रिंग से ये ब्लेड आपकी सपोर्टेड होती है। आपको उसमें दिख रहा होगा सिर्फ ये रोलर दिख रहा है, ठीक है, और ये कैसा है, इसेंट्रिक है। सिर्फ इतनी कहानी हमें समझ में आती है, और बाहर क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, इतना आइडिया आपको लग रहा होगा उसे देखकर। बाकी की चीजें इस डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके इसी डायग्राम से आते हैं। बस आप एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लो कि किस तरह से वर्किंग होती है अगर हम रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर की बात करते हैं। तो एक बेसिक आइडिया आपको मिल रहा है ना, बस वही हमें चाहिए। एक बेसिक आइडिया आपको मिलना चाहिए। ये ना आगे पीछे जो हो रहा है, ठीक है, ये पीछे इसके स्प्रिंग लगी होगी। ये वेन या ब्लेड आपकी ऊपर नीचे जो हो रही है, ये आपकी स्प्रिंग की हेल्प से होती है। ये आपका डिस्चार्ज वाल्व है, जिधर से हाई प्रेशर गैसेस आपकी बाहर निकलती हैं। ये आपका सक्शन है, ठीक है, और यहां से आपकी लो प्रेशर गैसेस आती हैं, उनका कंप्रेशन होता है और यहां से वो बाहर निकल जाती हैं। ये बाहर वाला हुआ सिलेंडर, अंदर वाला हुआ रोलर, ठीक है, और ये कैसा है, इसेंट्रिकली फिक्स है। ये आपका सक्शन पोर्ट और ये आपका इधर डिस्चार्ज पोर्ट। तो यहां से आपका सक्शन हुआ और ये रोलर घूमता रहेगा, ठीक है, चार्ज को कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करके इधर से बाहर निकाल लेता है। बिल्कुल, एनिमेशन में भी बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें बनाना इतना आसान नहीं है। बस एक आपको एक रफ आइडिया लग जाना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर कंप्रेशन होता होगा। इतना हम लोगों के लिए काफी होगा अपने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सिलेंडर है आपका, ये रोलर है, ठीक है, ये लगातार इसमें घूमता रहेगा। ये आपकी ब्लेड है, इसके पीछे स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है, स्प्रिंग की वजह से ये ऊपर नीचे लगातार चलती रहेगी। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका सक्शन पोर्ट है, यहाँ से चार्ज आता है और कंप्रेस होने के बाद इधर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें इतनी बात समझ में आ जाती है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं इसके लिए फिर अब। बोलो भाई, इसे देखकर आपको कौन से कंप्रेसर की याद आती है? यह है बच्चे आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, क्योंकि पिस्टन और सिलेंडर की जो हम बात करते हैं ये आपके रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ही की जाती है। तो अभी आपने जो देखा था ये आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। चलिए, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पर, ये नीचे की तरफ आपको सक्शन वाल्व दिख रहा होगा, ठीक है, यहां से चार्ज आया, ये आपका पिस्टन लगा हुआ है, और ये जो ब्लैक कलर की दिख रही हैं यहाँ पर पिस्टन रिंग्स को यहाँ पर दिखाया गया है। ऊपर वाली रिंग होती है कंप्रेशन रिंग, जो कि लीकेज को रोकने का काम करती है, और नीचे वाली रिंग आपकी होती है ऑयल रिंग, जो कि लुब्रिकेटिंग ऑयल को स्प्रेड करने का काम करती है। ठीक है, फिर ये आपकी कनेक्टिंग रोड, ठीक है, और नीचे की तरफ फिर आपकी ये क्रैंक लगी हुई है, ये क्रैंक पिन लगी हुई है, और ये आपकी क्या होगी यहाँ पर, क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, तो एक बार आप देख सकते हो कि किस तरह से रेसिप्रोकेटिंग टाइप पिस्टन
कंप्रेसर यहाँ पर वर्क करता है। सक्शन वाल्व से चार्ज आया, ये लगातार इस तरह से घूमता रहेगा। तो बेसिक क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया था क्वेश्चन सोल्व कराने के लिए आपका, वो काफी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर। तो ये आपका सिंपल पिस्टन सिलेंडर, ल्यूब्रिकेशन स्प्लैश ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि आपका जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर होता है ये किस तरह से काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखना अपना, ये आपका है बच्चा रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर ही है, लेकिन ये आपका वेन टाइप रोटरी कंप्रेसर है। ठीक है, आपने देखा एक रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर, ये आपका क्या है, वेन टाइप रोटरी कंप्रेसर। और ये क्या होती हैं, वेन्स होती हैं बेसिकली, और वेन्स में लगी होती है स्प्रिंग, यानी कि ये ऊपर नीचे मूव कर सकती हैं। ठीक है, तो यहां से इनलेट से चार्ज आया, इसमें एंटर किया, और ये इसका कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हुआ और यहां से ये बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका वेन टाइप रोटरी कंप्रेसर वर्क करता है। तो बेसिकली रोटरी कंप्रेसर आपके दो तरह के हो गए, एक आपका हो गया रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर, और एक आपका यहां से हो जाता है वेन टाइप रोटरी कंप्रेसर। ठीक है, इतना बेसिक आइडिया लेना आपके लिए काफी होगा। तो अब आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। तो कुछ कुछ चीजें आपके समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से कंप्रेसर वर्क करता है। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल बता सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी, और फिर देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि आपके कंप्रेसर के ऊपर पूछे गए हैं। और एक क्लास आपकी होगी आज, और एक लगाएंगे कल, और कंप्रेसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है नितेश, बिल्कुल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर। तो बच्चे सबसे पहले फिगर ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे फिगर को लेकर ही बनते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका होता है रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो आप, रोलर प्रकार का रोटरी कंप्रेसर। रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर। चलिए फिर इसके बाद बात आती है कि ये होता क्या है रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पर चार्ज को कंप्रेस करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, एक रोलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये अंदर वाला जो हिस्सा दिख रहा होगा इसे हम कहते हैं रोलर। ठीक है, एक रोलर है, और ये रोलर कुछ इस तरह से समझो कि यहाँ से क्या है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, लगातार रोटेट करता रहेगा। ठीक है, यानी कि सेंटर से इसका रोटेशन नहीं है, इसे जो घुमाया जा रहा है वो सेंटर से नहीं घुमाया जा रहा है। ठीक है, इसे किसी कॉर्नर से हम घुमा रहे हैं, तो इसी वजह से हम वर्ड यूज करते हैं इसेंट्रिक। ठीक है, अगर सेंटर के अबाउट रोटेट ना करके किसी एक
पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करता है, जो कि सेंटर से कोई डिस्टेंस डी पर है, तो इसे हम कहते हैं इसेंट्रिक। ठीक है, तो ये है आपका रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर, और इसमें एक रोलर लगा होगा जो कि इसेंट्रिकली होगा। ठीक है, ये रोलर घूमता है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हो कि इसके बाहर क्या है, ये पूरा जो पार्ट है ये क्या है, सिलेंडर का है। यहाँ आपका सक्शन पोर्ट है। ठीक है, सक्शन को हिंदी में आप सभी जानते हैं, इसे क्या कहते हैं, चूसण, और पोर्ट आपका सिंपल पोर्ट बोल देते हैं। तो ये आपका चूसण पोर्ट है, यहां से लो प्रेशर वेपर अंदर आती है। ठीक है, कम दाब पर वाष्प आती है। तो ये आपका चूसण पोर्ट है, और यहां से कम दाब पर वाष्प आती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सक्शन पोर्ट। तो कम दाब पर वाष्प आई, यहां से अंदर गई। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, ये रोलर लगातार घूमता रहेगा, इसे कंप्रेस करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। ठीक है, ये आपका स्प्रिंग है, और स्प्रिंग पर ब्लेड लगी होती है। ठीक है, तो ये पूरा इसे कंप्रेस करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और आफ्टर कंप्रेशन यहाँ पर आपका लगा हुआ है डिस्चार्ज वाल्व, यहाँ पर आपका डिस्चार्ज वाल्व लगा हुआ है, और फिर आपका क्या है, डिस्चार्ज पोर्ट। ठीक है, तो यहां से गैस एंटर करती है कम प्रेशर पर, इसका प्रेशर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और प्रेशर बढ़ने के बाद यहां से रिलीज हो जाती है। और ये आप पूरा जो देख रहे हो ये आपका है हाई प्रेशर वेपर। ठीक है, एंटर जो करती है वेपर कम दाब पर करती है, यानी कि लो प्रेशर पर करती है, और कंप्रेशन होने के बाद हाई प्रेशर पर ये बाहर निकल जाती है, और फिर इसके बाद जाती है कंडेंसर में। ठीक है, हर एक पार्ट को अच्छे से देख लो, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पार्ट के नेम से ही पूछे गए हैं। ठीक है, कंप्रेसर में किसी भी एक पार्ट को कह देगा कि माना ये एक्स है, तो इस एक्स का नाम बताओ। क्वेश्चन जब मैं दिखाऊंगा आपको तो आप समझ जाओगे। बाकी सबसे पहला फिगर इसका जरूरी है, और दूसरा जितने भी पार्ट्स के नाम है सभी नाम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे क्वेश्चन आपके पार्ट्स के नेम को लेकर पूछे गए। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, सिंपल आपके पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, तो एक बार जल्दी से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर की। रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर में क्या होता है, ठीक है, इसमें सक्शन पोर्ट से कम दाब पर वेपर आती है। ठीक है, इसमें एंटर करती है, फिर एक सिलेंडर में एक रोलर जो कि सेंट्रिकली फिक्स है, ये लगातार इसमें घूमता रहेगा। ये इस गैस को कंप्रेस करता है करता है करता है। ठीक है, और करने के बाद डिस्चार्ज वॉल्व, फिर डिस्चार्ज पोर्ट। ठीक है, फिर आपका यहां से होते हुए कंडेंसर के अंदर चला जाता है। ठीक है, यहां पर इसके बाहर सिलेंडर के बाहर हम ऑयल यूज करते हैं। ऑयल हम यूज करते हैं कूलिंग पर्पस के लिए। ठीक है, ताकि आपका जो गैस है इसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज ना करे, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करेगा तो कंप्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसे ठंडा रखने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर ऑयल का। तो सारे पार्ट्स एक बार देख लो। चलिए, अब बाकी एक बार थ्योरी देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास। तो बच्चे हम बात कर रहे हैं रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर की। रोलर प्रकार रोटरी कंप्रेसर। इन दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर द रोलर इज इसेंट्रिकली माउंटेड ऑन ए मोटर शाफ्ट स्पेस हैविंग स्प्रिंग लोडेड ब्लेड्स। ठीक है, इसमें एक रोलर को एक सिलेंडर के अंदर इसेंट्रिकली फिक्स्ड किया जाता है। ठीक है, और इस पर एक स्प्रिंग लोडेड क्या होती है, ब्लेड लगी होती है। स्प्रिंग लोडेड ब्लेड इस पर लगी होती है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हो ये क्या है, स्प्रिंग लोडेड ब्लेड। द होल असेंबली शुड बी प्लेस्ड इन एयर टाइट हाउसिंग एंड डिप्ड इन द compressor oil, and now the vapor is compressed to high pressure by this compressor by the action of the rotor shaft। ठीक है, तो ये सारी असेंबली एक एयर टाइट हाउसिंग में होनी चाहिए, यानी कि हवा ना अंदर आ सके ना इसके अंदर जो गैसेस है वो बाहर जा सके। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कंप्रेशन सही से नहीं हो पाएगा, और इसे ऑयल में रखते हैं ताकि ये सिस्टम आपका ठंडा रहे, और वेपर को कंप्रेस करते हैं और ये आपके डिस्चार्ज वॉल्व से बाहर चली जाती है। इस प्रकार के कंप्रेसर में रोलर को स्प्रिंग लोडेड ब्लेड, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका पेपर में बहुत बार पूछा गया है। स्प्रिंग लोडेड ब्लेड, इस प्रकार के कंप्रेसर में रोलर को स्प्रिंग लोडेड ब्लेड वाले मोटर शाफ्ट स्पेस पर
विलक्षण रूप से लगाया जाता है, यानी कि इसेंट्रिकली, इसेंट्रिकली लगाया जाता है। हिंदी का वर्ड एक बार चेक कर लेना, बाकी मुझे लग रहा है सही है। इसेंट्रिकली का मतलब बच्चे वही होता है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसे अगर हम सेंटर से फिक्स करते हैं तो ठीक है, बाकी इसे अगर किसी एक कॉर्नर से यानी कि जो सेंटर से किसी भी डिस्टेंस पर हो तब इसे हम बोलते हैं इसेंट्रिकली, ठीक है। इसेंट्रिक का हिंदी में वर्ड मैं एक बार देख लेता हूं क्या है, क्योंकि विलक्षण मुझे लग नहीं रहा कि ये प्रॉपर वर्ड होगा। हिंदी इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज। सारे वर्ड अजीब अजीब से आ रहे हैं, कोई आ रहा है सन की, कोई आ रहा है कुछ, कोई आ रहा है कुछ, ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, पूरी असेंबली को एयर टाइट हाउसिंग में रखा जाना चाहिए और कंप्रेसर तेल में डूबा जाना चाहिए, ठीक है। अब रोटर शाफ्ट की क्रिया द्वारा वाष्प को इस कंप्रेसर द्वारा उच्च दबाव में संकुचित किया जाता है, ठीक है। ये आप पूरा देख सकते हो, ये आपका है यहाँ पर रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर। फिगर को दिमाग में बैठा लेना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन आसान होते हैं पर पेपर आते आते ये जो नाम है ना, आप सारे नाम भूल जाओगे। ऑयल में डूबा हुआ है, ठीक है, सक्शन पोर्ट से लो प्रेशर वेपर आती है, यहां से एंटर करेगी और यहां से होते हुए ये आपकी बाहर निकल जाती है। अब देखिएगा एग्जामिनर कितना कंफ्यूज करता है और आपकी जो किताबें होती हैं वो कितना कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। अगर इस फिगर की बात करोगे तो ये फिगर मैंने आपका उठाया है आर के राजपूत से, ये फिगर आपका आर के राजपूत से है। आपकी बुक में जो दे रखा है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है, उसके अंदर जो फिगर दे रखा है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये वाले फिगर थे, ये वाला फिगर था। नहीं, ये तो आपका वेन टाइप है। हाँ, ये है रोलर टाइप। बोलो अभी इसे देखकर क्या आइडिया लगा पाते? वो सेकंड वाला वेन टाइप है और ये आपका रोलर टाइप है। देखने एक बार कुछ समझ आता क्या हो रहा है, ठीक है। और ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट बुक का लिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। तो इस फिगर को देखकर हम कुछ भी नहीं समझ पाते कि क्या चल रहा है। ठीक है, ये है आपका रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर। चलिए, द लोअर प्रेशर वेपर्स एंटर्स गेट कंप्रेस्ड एंड फाइनली डिस्चार्ज टू द कंडेंसर, ठीक है। जो वाष्प होती हैं कम दाब पर कंप्रेसर के अंदर आती हैं, इनका कंप्रेशन होता है और ये कंडेंसर के लिए चली जाती हैं। निम्न दाब वाष्प प्रवेश करती है, संकुचित होती है और अंत में संघनित्र में विसर्जित हो जाती है, ठीक है। ये कंप्रेसर में एंटर करेंगी लो प्रेशर पर, इनका कंप्रेशन होगा और फिर इन्हें कंडेंसर में भेज दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ मशीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड अप टू 5 टन कैपेसिटी एंड आर क्वाइट सुटेबल फॉर लो प्रेशर स्टेज इन ए मल्टी स्टेज सिस्टम, ठीक है। ये बाकी बताया गया है कि इनकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है। तो कैपेसिटी वाला क्वेश्चन मुझे नहीं लगता एग्जामिनर पूछेगा, लेकिन कोई भरोसा भी नहीं होता कब आपसे पूछ ले, तो फिर भी एक बार इसे याद करके आपको चलना है। तो इस प्रकार की मशीनें 5 टन क्षमता, आपसे पूछ सकता है कि कितनी कूलिंग इससे हम कर सकते हैं, तो 5 टन तक की कूलिंग इससे बिल्कुल हो सकती है और मल्टी स्टेज सिस्टम में इसका इस्तेमाल हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अप टू 5 टन कैपेसिटी तक इसका इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये है आपका रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर। रोलर टाइप इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें लगा हुआ है एक रोलर जो कि इसेंट्रिकली फिक्स होगा, लगातार घूमता रहेगा, गैसों को कंप्रेस करेगा और डिस्चार्ज वाल्व से बाहर निकाल देता है। इसी वजह से इसे हम कहते हैं
रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर। इसी वजह से इसे कहा जाता है रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर। इसी वजह से इसको हम कहते हैं रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़े तो नेक्स्ट आपका है वेन टाइप रोटरी कंप्रेसर। तो एक वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, उसमें जो बच्चे आपको देख रहे होंगे तो उसमें लगा होता है वेन टाइप, और ये भी एग्जांपल किसका है आपका, वेन टाइप रोटरी कंप्रेसर का है। ठीक है चलिए, तो इसमें आपको ये दिख रही होंगी, ठीक है, ये कुछ वर्टिकल टाइप से के ये बने हुए हैं। तो यही आपके क्या होते हैं, ठीक है, इन्हें ही हम बोलते हैं वेन्स। ठीक है, और एक वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, अंदर से होते हैं स्प्रिंग लोडेड, यानी कि ये आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं वेन्स, और ये आपके स्प्रिंग लोडेड होंगे और ये आगे पीछे लगातार मूव बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये तो आपके हो गए वेन्स। ठीक है, ये आपके एक स्लॉट बना होगा इसके अंदर, ये आपका रोटर है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, रोटर। ये पूरा डिस्क टाइप का जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पर ये जो पूरी डिस्क टाइप की आपको दिख रही होगी, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है ना, ये एक डिस्क की तरह, ये डिस्क की तरह आपको जो दिख रहा है, इसे हम कहते हैं रोटर। ठीक है, इसे कहा जाता है क्या, इसे हम कहते हैं रोटर। और अब तो मुझे लगता है कि आप लोगों को एक एक बात बतानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग बड़ा कंफ्यूज होते हो, जिस तरह के डाउट मेरे पास आते हैं वो डाउट देखकर मुझे लगता है कि सब बताओ, हर एक लाइन बताओ क्या है। चलिए, तो ये आपका रोटर हो गया, और रोटर पर स्लॉट्स कटे होते हैं। ठीक है, और इन स्लॉट्स में लगी हुई होती हैं वेन्स। ठीक है, तो ये आपकी वेन्स लगी हुई हैं। ये सारा सिस्टम जो घूमेगा एक सिलेंडर के अंदर घूमेगा, तो ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाया गया है, ये पूरा जो दिखाया जा रहा है, ये आपका किसके लिए है, सिलेंडर के लिए है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो आपको दिखाया गया है, तो ये आपका हो गया सिलेंडर के लिए। ठीक है, रोटर होगा, रोटर पर वेन्स लगी हुई हैं। ठीक है, वेन्स स्लॉट कटे होंगे, उनमें वेन्स लगी होती हैं, स्प्रिंग लोडेड होती हैं, ताकि आगे पीछे एडजस्ट कर सकें। सिलेंडर के अंदर ये पूरा घूमेगा। ठीक है, चलिए देखना, तो सक्शन पोर्ट से क्या आता है, इससे पहले भी हमने देखा है कि सक्शन पोर्ट से आपका लो प्रेशर वेपर आती है। सक्शन पोर्ट से लो प्रेशर वेपर आती हैं। ठीक है, इसके अंदर एंटर करेंगी यहाँ पर। ठीक है, कंप्रेशन होता रहेगा, कंप्रेशन होता रहेगा, और कंप्रेशन होने के बाद इधर डिस्चार्ज रीड, और फिर इधर डिस्चार्ज पोर्ट, यहाँ से होते हुए यहाँ पर एंटर करके ये बाहर निकल जाती हैं कंडेंसर की तरफ। ठीक है, तो सिंपल है, जो मेन अंतर है वो आपका क्या है, ये आपका वेन टाइप रोटरी कंप्रेसर है, और वो आपका रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर है। ठीक है, यहाँ पर गैसों को कंप्रेस करने के लिए हम वेन का यूज कर रहे हैं, वहां पर गैसों को कंप्रेस करने के लिए एक रोलर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो ये आपका वेन टाइप रोटरी कंप्रेसर, और वो आपका रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर। ठीक है, पार्ट्स के नाम मैं फिर से कहता हूं कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर, सिर्फ पार्ट्स के नाम, और इस डायग्राम को अच्छे से देख लो, इस फिगर को अच्छे से देख लो, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो आपका फिगर को लेकर, और जो आपका जो कंपोनेंट है इनके नाम को लेकर ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं बनाएगा, सिर्फ जो पार्ट्स के नाम है इन्हीं को लेकर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या जानना हमारे लिए उचित होगा। तो बच्चे, अगर हम बात करेंगे
वेन टाइप रोटरी कंप्रेसर की। वेन को हिंदी में कहते हैं फ्लैग, लेकिन आपको कभी कभी सिंपल ये वेन इस तरह से भी लिखकर दे सकता है। ठीक है, दोनों ही नाम होते हैं, क्योंकि जनरली वो या तो फलक को क्या कर देंगे, ठीक है, जब लगेगा कि ये वर्ड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसे वेन कर देते हैं। सभी लोग ट्रांसलेट करते हैं गूगल ट्रांसलेशन से, अगर वर्ड ठीक मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करते हैं, उसे इंग्लिश में जो नाम होता है उसे हिंदी में भी सेम लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी खोज की गई हैं, जितने भी ये सारी चीजें बनी हैं, वो इंडिया में तो बनी है नहीं, तो इनके नाम भी किसने रखे हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में इनकी खोज हुई है उन्होंने इनके नाम रखे हैं। ठीक है, चलिए। तो इन ए वेन टाइप रोटरी कंप्रेसर 2 और मोर नंबर ऑफ वेन्स आर माउंटेड इन द स्लॉट्स ऑफ द रोटर माउंटेड ऑन द इसेंट्रिक। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक आपका रोटर है, ठीक है, और ये भी कैसा इसेंट्रिकली फिक्स होता है, और इस पर आप देखोगे इस पर स्लॉट्स कटे होते हैं। स्लॉट्स को हिंदी में बोला जाता है खांचे। स्लॉट्स को हिंदी में बोलते हैं खांचे। तो रोटर होगा, रोटर के ऊपर स्लॉट्स कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं, और इनमें लगी होती है आपकी वेन्स। In a vane type rotary compressor, 2 or more number of vanes are mounted in the slots of the rotor mounted on the eccentric. The vane's position is controlled as the rotor rotates. ठीक है, वेन की पोजीशन यानी कि स्थिति कंट्रोल होती रहती है, क्योंकि इनके पीछे क्या लगी होती है, स्प्रिंग लगी हुई होती है। तो ये वीडियो मैंने आपको दिखाई भी थी कि किस तरह से वेन आगे पीछे मूव करती हैं। एक वेन प्रकार के रोटरी कंप्रेसर में 2 या अधिक संख्या में वेन एसेंट्रिक पर लगे रोटर के स्लॉट्स में लगे होते हैं। रोटर के घूमते ही वेन्स की स्थिति नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे रोटर घूमेगा इनकी वेन्स जो लगी होती है इनकी पोजीशन भी कंट्रोल होती रहती है। द रोटरी कंप्रेसर इज मोस्ट सुटेड टू पंपिंग रेफ्रिजरेंट हैविंग मॉडरेट और लो कंडेंसिंग प्रेशर सच एज R21 एंड R114। ठीक है, रोटरी कंप्रेसर मध्यम या निम्न संघनन दबाव जैसे R21 और R114 वाले रेफ्रिजरेंट को पंप करने के लिए उपयुक्त हैं। ठीक है, दिस इज मेनली यूज्ड फॉर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। और अगर रोटरी कंप्रेसर की हम बात करें तो ये मेनली आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां से एग्जामिनर आपको 2 क्वेश्चन चिपका सकता है। एक तो किस किस रेफ्रिजरेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जनरली जो हम यूज करते हैं R21 और R114। ठीक है, R21 और R114 के लिए इन रेफ्रिजरेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा आपसे पूछ सकता है कि ये जो कंप्रेसर होते हैं ये मेनली कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स यानी घर में जो रेफ्रिजरेटर्स लगे होते हैं इनके लिए जनरली इनका इस्तेमाल किया जाता है। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है या इसमें कहीं कोई डाउट है, कोई संदेह है, कोई हैरानी है, कोई परेशानी है, क्या है, कोई समस्या, कोई कठिनाई? चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो देखते हैं कि आपको कुछ परेशानी है या नहीं है। तो ऐसा करते हैं, अभी हमें डिफरेंस देखना है रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी में, फिर आपका सेंट्रीफ्यूगल वाला है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल भी हमें देखना है। तो पहले कुछ आसान से क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा करते हैं कि पहले कुछ आसान आसान से क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर जो रिमेनिंग थ्योरी है वो कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन आपको विजिबल है या नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए मुझे तो बिल्कुल सही दिख रहा है, बाकी फिर भी एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। ठीक है,
तो बेसिकली मैचिंग का क्वेश्चन है, और ए बी सी डी आपके सामने कुछ फिगर्स गिवन है और इनके नाम लिखे हुए हैं। जैसे वन कहता है कि ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होगा, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। सेकंड कहता है कि ये रोटरी कंप्रेसर है। थर्ड कहता है कि ये आपका स्क्रोल कंप्रेसर है। एंड फोर्थ वन आपका कहता है कि ये आपका स्क्रू कंप्रेसर है। ठीक है, तो आपको कुछ फिगर्स गिवन है और उनके सामने कुछ नाम से लिखे हुए हैं और आपको इनका सही मैच करके बताना है, और आपको आंसर किस तरह से टाइप करना है। ठीक है, ए बी सी डी ऐसे लिखना, ए बी सी डी, और उनके अकॉर्डिंग जो भी नंबर मैच होता है वो नंबर लिख के एक ही लाइन में आंसर टाइप करना है। ऐसा ना हो कि आप ए के लिए वन, बी के लिए टू, इस तरह से लिखेंगे। एक ही बार में सही आंसर आपको लिखना है। किस तरह से? ए बी सी डी, ए के लिए जो नंबर होगा, बी के लिए जो नंबर होगा, सी के लिए जो नंबर होगा, और इसी तरह डी के लिए जो भी नंबर होगा, एक ही लाइन में आपको आंसर करना है। बोलो भी जल्दी से, क्या आंसर होगा? 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास। नितेश, ठीक है, अगर ऑप्शन से कर सकते हो आंसर तो अगर ऑप्शन आपको दिख रहे हैं तो ऑप्शन से भी आप आंसर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है। अगर ऑप्शन आपको दिख रहे हैं तो ऑप्शन के थ्रू आप आंसर बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है नितेश, वेरी गुड। ठीक है श्याम, वेरी गुड। कविंदर ठीक है। देव ठीक है। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन आपका आसान है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। स्क्रू कंप्रेसर ये सारी वीडियोस मैं आपको कल दिखाऊंगा। वैसे कुछ कुछ वीडियोस आपकी बची हुई हैं तो वो कल डिस्कस कर लेंगे, और बाकी क्वेश्चन भी कल ही देख लेंगे हम इस पर। तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे आसान जो तरीका है, ये हम जानते हैं कि आपका ये क्या है, सिलेंडर, और अंदर इसके लगा हुआ है पिस्टन। ठीक है, तो हमें एक चीज तो पता चली कि ए के लिए 1 होगा, ए के लिए 1 होगा, लेकिन जितने आपके ऑप्शन है सभी में ए के लिए 1 है। ठीक है, तो हम कुछ फायदा नहीं उठा पाए इस चीज का। बी के लिए हम चले तो बी के लिए हमें पता चला कि ये आपका कौन सा है, रोटरी कंप्रेसर है भाई। ये तो रोटरी कंप्रेसर, और ये क्या है, ये इसके अंदर लगा हुआ है, ये आपका हो गया रोलर और ये आपका हो गया सिलेंडर। ठीक है, इसके अंदर रोलर लगा हुआ है, ये आपका रोटरी कंप्रेसर है और वो भी रोलर टाइप का। तो हमें यहां से पता चला कि भाई बी के लिए तो 2 होगा। हमें एक इंफॉर्मेशन और मिली, क्या, कि भाई बी के लिए जो होगा ये आपका 2 होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या फायदा हमें हुआ। तो हमें यहां से फायदा हुआ कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हम कट कर सकते हैं। अब हमारे पास ए और डी बचे हुए हैं, लेकिन इस फिगर को भी हम अच्छे से जानते हैं कि ये आपका स्टोल कंप्रेसर होता है, यानी कि सी के लिए 3 और डी के लिए क्या होगा, 4। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सी के लिए 3 और डी के लिए 4। ठीक।
तो अगर आप स्क्रू कंप्रेसर में ऐसे भी परेशान हो तो आप सीधा ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। और दूसरा, आगे के लिए इस फिगर को सीधा याद रखिएगा कि ये आपका कौन सा कंप्रेसर है लास्ट में, ठीक है, ये आपका स्क्रू कंप्रेसर है, ठीक है। स्क्रू लगे होते हैं बेसिकली, और ये क्या करते हैं, इस तरह से रोटेट करते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और इनके बीच में जो गैस आती है उसका कंप्रेशन हो जाता है। तो लास्ट में आपका जो गिवन है ये आपका स्क्रू कंप्रेसर गिवन है। कंप्रेशन किस तरह से होता है मैं वीडियोस आपको कल दिखाऊंगा, और भी काफी वीडियोस है मेरे पास, वो भी मैं आपको कल ही दिखाऊंगा, ठीक है, डाउनलोड कर रखी है मैंने। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही आंसर होगा ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो भैया, क्वेश्चन आसान था या नहीं था? वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन कब, जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा पढ़ो, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको सब कुछ पढ़ना है। आपको डिटेल और डेप्थ में ना जाकर आपको काफी कुछ चीजें पढ़नी है, ठीक है। बेसिक बेसिक आपको ऊपर ऊपर से सारी चीजें देखनी है। सिलेबस इतना ज्यादा वाइड है ना कि आप अगर ज्यादा डिटेल में जाओगे तो काफी कुछ चीजें हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर ऊपर से अगर चीजों को कवर करते जाओगे तो क्वेश्चन बड़े आसान से बनते हैं। और मैं आपको लगातार दिखाता भी रहता हूं कि कितने आसान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओपन टाइप कंप्रेसर में प्राइम मूवर का कार्य करता है, ठीक है। इन ओपन टाइप कंप्रेसर इन ओपन टाइप कंप्रेसर प्राइम मूवर इज, इन ओपन टाइप कंप्रेसर प्राइम मूवर इज। ऑप्शन ए कहता है एसी मोटर, ऑप्शन बी कहता है डीसी मोटर, ऑप्शन सी कहता है डीजल इंजन, और ऑप्शन डी कहता है ऑल। इन ओपन टाइप कंप्रेसर प्राइम मूवर इज, ऑप्शन ए कहता है एसी मोटर, बी कहता है डीसी मोटर, सी कहता है डीजल इंजन, और ऑप्शन डी कहता है ऑल। चलिए, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर ओपन टाइप कंप्रेसर की हम बात करते हैं तो ये सभी चीजें आपकी प्राइम मूवर। प्राइम मूवर कौन होता है? ड्राइवर। और कंप्रेसर आपका क्या होता है? ड्रीवन। प्राइम मूवर क्या होता है आपका? चलाने वाला। तो ओपन टाइप कंप्रेसर की अगर हम बात करते हैं तो ये सभी चीजें आपका प्राइम मूवर का काम कर सकती हैं, ठीक है। प्राइम मूवर होता क्या है? प्राइम मूवर को हम बोलते हैं ड्राइवर। ड्राइवर यानी कि चलाने वाला, चलाने वाला, ठीक है। और अगर हम कंप्रेसर की बात करते हैं तो ये आपका होता है ड्रीवन, यानी किसे बोला जाता है? चलने वाला। ये आपका होता है ड्रीवन यानी कि चलने वाला। बोलो बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी पार्ट हो जाता है बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भली भांति बंद या मोहर लगी बंद कंप्रेसर में क्या लाभ है? ठीक है, देखो कैसा नाम यूज किया इसने, भली भांति बंद। और ये कहना क्या चाहता है? ये आपसे कहना चाहता है कि हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। और आपसे पूछ रहा है कि हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर का जो एडवांटेज होता है, जो फायदा होता है, ये आपको क्या हो सकता है? ठीक है, क्या कहता है कि साइज बड़ा होता है, बिगर साइज, और भी कहता है लेस नॉइज। बाकी पेटी चॉकलेट दृश्य शीशा, ये पता नहीं क्या कहना चाहता है।
सारे वर्ड ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ेगी इसे क्वेश्चन को पूरा गूगल ट्रांसलेट करके, तो उसकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हम इसका आंसर जानते हैं, हम इसका आंसर सीधे जानते हैं, तो हमें इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर जो होता है, और इसके अगर मेन एडवांटेज की हम बात करें तो ये कम आवाज करता है, नॉइज कैसी होती है, इससे कम होती है, तो इस क्वेश्चन के लिए बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। हमें सारे ऑप्शन जानने की जरूरत नहीं है, रीजन क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हम सीधा जानते हैं क्या, कि हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर जो होता है ये आवाज कम करते हैं, यानी कि लेस नॉइज। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड अंगद, नितेश, ठीक है। चलिए आप आंसर अपने कॉपी में लिखते रहो। तो इसमें क्या होती है, आवाज कम होती है, यानी कि नॉइज जो होती है कम होती है, तो इस क्वेश्चन के लिए बी पार्ट हमारा सही हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के कंप्रेसर में सॉफ्ट सील की आवश्यकता नहीं होती है? और इस क्वेश्चन का आंसर भी हम सीधे जानते हैं कि सॉफ्ट सील की रिक्वायरमेंट कहां पर नहीं होती है। ठीक है, सॉफ्ट सील की जरूरत, सॉफ्ट सील इज नॉट रिक्वायर्ड, सॉफ्ट सील इज नॉट रिक्वायर्ड। सॉफ्ट सील इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि आपका हर्मेटिक प्रकार, ठीक है, हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर जो होता है, हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर जो होता है, हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर आप लोगों का जो होता है, इसमें सॉफ्ट सील की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर जो होता है, इसमें सॉफ्ट सील की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सी पार्ट हो जाता है बिल्कुल सही। हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है या इसमें कहीं डाउट है? तो ये आपका हो जाता है हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे पूछा गया है कि स्क्रू कंप्रेसर किस प्रकार का कंप्रेसर है? स्क्रू कंप्रेसर आपका किस प्रकार का कंप्रेसर है? और इसके लिए आपको याद होना चाहिए बेसिक क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताया था। स्क्रू कंप्रेसर किस प्रकार का कंप्रेसर है? ठीक है, ऑप्शन सी कहता है रोटरी कंप्रेसर है, ये कहता है आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, तो इसी में ही आंसर आपको मिल जाएगा। दो ही ऑप्शन में से आंसर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको सीधा आंसर याद है तो आप बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्लासिफिकेशन मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक क्लासिफिकेशन हम करते हैं एक आपका होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, और एक आपका होता है डायनेमिक कंप्रेसर। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को फिर से हम तोड़ देते हैं रेसिप्रोकेटिंग में और रोटरी में। ठीक है, फिर मैंने आपको सारी चीजें इसमें लिखाई थी, और मैंने आपको बताया था कि स्क्रू कंप्रेसर जो आपका होता है ये आपका रोटरी कंप्रेसर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए सारी इंफॉर्मेशन अगर हमें ना भी याद हो, ठीक है, अगर हमें सीधा याद है कि रोटरी कंप्रेसर स्क्रू का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो हमारा वहां पर टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ये आपका हो गया लोब, रोटरी में ये आपका हो गया स्क्रू, ये आपका हो गया वेन, ये आपका हो गया स्ट्रोल, और ये आपका हो गया लिक्विड रिंग, लिक्विड।
या लिक्विड को आप बोल सकते हो तरल, लिक्विड को आप बोलोगे यहां पर द्रव। ठीक है, तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन, और अगर आपके ये याद है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा टिक करोगे, आंसर क्या होगा, आप सीधा टिक करोगे आंसर कि हमारा जो कंप्रेसर होता है, स्क्रू कंप्रेसर, ये हमारा रोटरी टाइप का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए जो सही पार्ट होगा हमारा, सी पार्ट बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन इजी हैं, लगभग 90% क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत आसान होते हैं। ठीक है, देखिए तैयारी करते समय बच्चों से गलती क्या होती है मैं आपको बताता हूं। 90% आपका जो सिलेबस है ना वो बहुत आसान होता है। ठीक है, 90% सिलेबस आपका आसान होता है, बस आपने सब कुछ पढ़ रखा हो। और ये 10% जो होता है ये बड़ा भयंकर होता है। ठीक है, ये इतना ज्यादा टफ है। मान लिया मैं आपसे कहूं कि 90% सिलेबस आपको तैयार करने में जो समय लगा वो 200 घंटे लगा। ठीक है, आपने 200 घंटे पढ़ाई करी, आपका 90% सिलेबस तैयार हो गया। ये जो 10% है ना, ये 10% ऐसा है कि आपको इसे तैयार करने में भी 200 घंटे लगेंगे। इस तरह से कुछ एग्जाम की कहानी होती है। ठीक है, ये 10% कवर करना बड़ा ही टेढ़ा काम होता है। ठीक है, यानी कि जितनी आपकी लाइव क्लास में लूंगा या जितनी आपकी टोटल क्लास लगेंगी, जो बाकी का 10% है ना वो कवर करने के लिए मुझे इतना ही टाइम चाहिए होगा। अब बच्चा गलती क्या करता है, वो ये नहीं सोचता कि पहले मैं ये स्टार्टिंग का 90% कवर करूं। ठीक है, उसके दिमाग में ये नहीं आता कि यार मैं अगर ये कवर कर लूंगा 90% तो मैं 80% से ऊपर स्कोर कर दूंगा। ठीक है, और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरिट जो लगती है आपके अराउंड 80%। ठीक है, हर एग्जाम का लगभग 80 से 85% तक मेरिट चली जाती है। ठीक है, वो इस 10% में लग जाता है। बहुत बच्चे इस 10% में लग जाते हैं, और ये 10% बच्चे कभी कवर होने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं है, अगर एग्जामिनर ये चाहता है कि ये क्वेश्चन बच्चा ना कर पाए तो आप लाख पढ़ाई कर लो, उस क्वेश्चन को कर नहीं सकते हो। क्योंकि टेक्निकल जो है ना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये इतनी ज्यादा वाइड चीज है, इतनी ज्यादा डिटेल में चीजें होती हैं कि आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, ऐसे पॉइंट्स बिल्कुल मिलेंगे जहां पर वो आपको फंसा लेगा। ठीक है, तो वो पेपर में भी लगभग 10% क्वेश्चन ऐसे डालता है जो टफ होते हैं, और उनका जो आंसर होना है ना, बस ये समझ लो कि बस हो ही जाएगा। आप गलती से टिक कराए और वो आपका सही हो गया, ठीक है, उस केस में सही हो सकता है। अदरवाइज ये बहुत टेढ़ा काम होता है सही करना। ठीक है, अगर पेपर उसी के अकॉर्डिंग उसने सेट किया। ठीक है, आपका जो पेपर जो सेट होता है ना, तो इसमें वो डालता है 30% इजी क्वेश्चन। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ये पूरी कहानी किस तरह से चलती है। तो इंस्ट्रक्शन होते हैं एग्जामिनर के पास कि 30% आपका जो पेपर है ये आपका होना चाहिए इजी, और इतना इजी होना चाहिए ताकि बच्चे को उम्मीद जगी रहे और ये बार बार फॉर्म भरता रहे। क्योंकि ये भी काम ऐसे करता है ना जैसे ड्रीम 11, ये भी एक स्ट्रैटेजी है, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आईटीआई लेवल पर जो आप फॉर्म भरते हो कितनी फीस होती है, लेकिन जो थोड़े अच्छे एग्जाम होते हैं, ठीक है, जैसे गेट वगैरह की बात करोगे तो उसमें फीस तो बहुत ज्यादा होती है। 1500 रुपीज फीस होती है फॉर्म की। फिर हर एक पीएसयू के लिए, ठीक है, कुछ की नहीं होती है, कुछ की अलग पीएसयू की होती है। तो पहले आप पेपर दो, फिर आप पीएसयू के फॉर्म भरो, यहाँ पर आप फीस दो 1500 रुपये यार एक ही फॉर्म के। ठीक है, इस तरह से जितने भी आपके और भी पीएसयू हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के जो हैं, ठीक है, तो यहाँ भी अगर एई लेवल के एग्जाम की देखोगे, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम जो होते हैं आपके, एई एग्जाम जो होते हैं, इसकी फॉर्म की फीस भी काफी होती है। अब डिप्लोमा लेवल पर, आईटीआई लेवल पर मुझे कोई आइडिया ऐसा है नहीं। तो ये एग्जामिनर कितनी चालाकी करता है, वो सारे क्वेश्चन अगर टफ डाल देगा तो ऐसा बच्चा जिसे कुछ नहीं आता था उसके मन में उम्मीद कैसे जगेगी। एक बच्चा
जिसे कुछ नहीं आता था उसके मन में उम्मीद कैसे जगेगी। उसके मन में उम्मीद ऐसी जगती है, बहुत आपने सुने भी होंगे कि यार मैं तो कुछ नहीं पढ़कर गया था, ठीक है, और मेरे फिर भी 30 नंबर आ गए 100 में से, तो शायद मैं अगर कुछ पढ़ लेता तो भाई मेरा तो सिलेक्शन हो जाता। तो 30% इतने इजी क्वेश्चन डालता है ना कि बच्चे के मन में उम्मीद जगी रहे और वो फॉर्म लगातार भरे, ठीक है, बार बार फॉर्म भरे, उसके मन में उम्मीदें हमेशा बनी रहें और वो उन्हें फॉर्म की फीस देता रहे। सीधा सा लॉजिक ही है। तो 30% आपका होता है इजी, वो डालना ही है उसे, वो हमेशा डालेगा ही डालेगा। उनके पास इंस्ट्रक्शन आते हैं कि भाई कुछ क्वेश्चन तो ऐसे डालो कि बच्चे के मन में हमेशा उम्मीद रहे, यार एक बार और ट्राई कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं, और लगातार उन्हें फॉर्म की फीस देता रहे देता रहे देता रहे देता रहे। चलिए, तो ये तो आपकी बात हो गई 30%। इसके बाद 50% आपका जो पेपर बनता है ये होते हैं मॉडरेट क्वेश्चन, यानी कि जो बच्चा ठीक ठाक होगा थोड़ा सा और थोड़ी मेहनत किया होगा तो ये क्वेश्चन तभी बन पाते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करा होगा तो ये बना लेता है, ठीक है। तो 80% तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जंग शुरू होती है ये 20%, और इस 20% को भी 10 में रखकर 10-10 में वो तोड़ देता है। ये 10% होते हैं टफ और ये होते हैं वेरी टफ। ये 10% क्वेश्चन होते हैं हिला देने वाले और ये अच्छे अच्छे लोगों को हिला देते हैं, ठीक है। ये 10% ऐसे होते हैं कि आप अगर बहुत अच्छे से मेहनत करके गए हो, बहुत आपने पढ़ाई करी है, तो ये 10% के साथ आप तब छेड़छाड़ कर सकते हो, इसके साथ तब खेल सकते हो, ठीक है। और खास बात यह है सिलेक्शन भी इसी से होना है, आपका सिलेक्शन भी इसी से होना है, क्योंकि 80% यहां तक हर पढ़ने वाला बंदा चला जाता है, ठीक है, जो साल भर मेहनत करता है, ठीक ठाक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है, तो यहां तक हर कोई चला जाता है। लेकिन ये जो बाकी का है ना यार, ये बहुत टेढ़ा काम है, ठीक है, और जो इसे दिमाग में रखकर तैयार रहता है वही सिलेक्शन ले पाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो जीरो से शुरू करते हैं लेकिन वो सीधे यहां पर पहुंच जाते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ यही क्वेश्चन चलते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि यार मैं बेसिक बेसिक एक बार सारा कवर कर लूं तो मैं कुछ करने लायक तो हो जाऊं ना, ठीक है। वो सीधा इसे लेकर चलते हैं और वो कहां पर रहते हैं, हमेशा वो जीरो पर ही टिके रहते हैं, वो जीरो से ऊपर उठ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपको टारगेट करना है जो इजी चीजें हैं वो, ठीक है, फिर थोड़ी सी टफ है वो, और फिर आपको एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि आप तब 80% तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट स्टेज में जो पढ़ाई होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए कि मुझे एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। सेकंड स्टेज आपकी चलेगी कि जो अच्छे क्वेश्चन हैं मुझे उनके लिए मेहनत करनी है। बाकी मैं तो आपको मैक्सिमम चीजें करा ही रहा हूँ, ठीक है। आपकी जो बुक है पूरी बुक देख देख कर हर एक चीजें मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो थोड़ी सी स्किप करनी पड़ती हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि मैं अगर अभी से उनके पीछे लग गया तो आधे से ज्यादा लोगों को ना तो वो समझ में आने वाली हैं, और दूसरा क्या है कि आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम उन्हीं में टिके रहेंगे। हर एक चैप्टर का अगर निचोड़ निकालें तो हर एक चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, फिर हम उन्हीं में टिके रहेंगे, ठीक है, और सिलेबस आपका खिंचता जाएगा और ये सीरीज आपकी चलती ही जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही आंसर होगा ये आपका रोटरी कंप्रेसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेफ्रिजरेंट के लिए आकार, स्थान और सिस्टम का उपयोग में कुछ कारण हो जो विभिन्न प्रकार के कंप्रेसर की जरूरत पैदा करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपको फिगर जो दिख रहा है ये कौन सा कंप्रेसर है, विच टाइप ऑफ कंप्रेसर इज। तो ये कहते हैं ओपन टाइप कंप्रेसर है, ये आपका ओपन टाइप कंप्रेसर है। ये कहता है कि आपका शील्ड कंप्रेसर है। ये कहता है कि सेमी शील्ड कंप्रेसर है।
और ये कहता है कि आपका रोटरी कंप्रेसर। तो ऐसा एक फिगर हम पहले भी देख चुके हैं और हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये हमारा कौन से प्रकार का कंप्रेसर है। क्या ये ओपन टाइप कंप्रेसर है, सील्ड है, सेमी सील्ड है, रोटरी कंप्रेसर है। और जैसे ही हम इसे देखेंगे हमें तुरंत याद आ जाता है कि ये तो हमारा चिल्ड कंप्रेसर है। ठीक है, इसे देखकर तुरंत ही हमें याद आती है कि ये तो हमारा सील्ड कंप्रेसर है, ये तो हमारा सील्ड कंप्रेसर। तो जैसे ही हमने देखा और हमें याद आया कि ये तो हमारा शील्ड कंप्रेसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक विस्थापन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्रकार का कंप्रेसर नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर नहीं है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर नहीं है, नोट आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है रोटरी वेन कंप्रेसर, रोटरी वेन। ऑप्शन बी कहता है रोटरी स्क्रू। ऑप्शन सी कहता है सेंट्रीफ्यूगल। और ऑप्शन डी कहता है एक्वास्टिक। तो आपको बताना है इनमें से कि कौन सा आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर नहीं है। इनमें से कौन सा आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर नहीं है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है यार, सिंपल क्लासिफिकेशन से है। आप जाओगे क्लासिफिकेशन देखोगे उठाकर और आपको पता चलेगा कि आपका जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है ना, ठीक है, ये आपका डायनेमिक कंप्रेसर में आता है। तो इसके लिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ठीक है, क्लासिफिकेशन आप सीधा देख सकते हो। तो सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल दो कंप्रेसर मैंने आपको इसमें बताए थे। ठीक है, ये आपके किस में आते हैं, डायनेमिक में आते हैं, यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में ये आपके नहीं आते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, और एक आपका कौन सा होता है, एक्सियल। ठीक है, अक्षीय। तो सेंट्रीफ्यूगल को सेंट्रीफ्यूगल भी लिख सकता है, जैसे कि आपने भी देखा सेंट्रीफ्यूगल। तो एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, उसका मन है, तो लिखना चाहे वो लिख सकता है। तो सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल कंप्रेसर आपके जो होते हैं ये आपके डायनेमिक कंप्रेसर होते हैं, ये आपके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें दो बातें पता चली कि सेंट्रीफ्यूगल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ठीक है, जो कि हमें सीधे याद था। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन भी हमें याद थे, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन याद नहीं था। लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन को भी आप दिमाग में फिर रख लोगे। ठीक है, और इन फ्यूचर एग्जामिनर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनाता है तो आप उसके लिए तैयार रहोगे। ठीक है, तो ये जो डी है ना, ये आप भविष्य में इसके लिए तैयार रहोगे। ठीक है, पूछ सकता है कि ये कौन सा कंप्रेसर है, तो आप क्या बोलोगे, ये आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हर्मेटिक कंप्रेसर की तुलना में एक खुले प्रकार कंप्रेसर उच्च दक्षता प्रदान करता है। हर्मेटिक कंप्रेसर की तुलना में एक खुले प्रकार का कंप्रेसर कम शोर करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप देखोगे ना, ठीक है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो ये जो बी ऑप्शन कहता है, बी ऑप्शन का कहना है कि जो ओपन टाइप का कंप्रेसर होता है ये कम आवाज करता है। तो क्या ये सही है, नहीं। जो ओपन टाइप का कंप्रेसर होता है ज्यादा नॉइज करता है, और जो आपका हर्मेटिक कंप्रेसर होता है ये आपका कम आवाज करता है। ठीक है, ओपन टाइप कंप्रेसर, ओपन टाइप कंप्रेसर
मोर नॉइज, और अगर हम हर्मेटिक कंप्रेसर की बात करते हैं, हर्मेटिक कंप्रेसर की अगर हम बात करें तो इससे आवाज कैसी होती है, कम नॉइज, यानी कि लेस। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है या इसमें कहीं डाउट है? ठीक है, चलिए। और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आप समझ ही सकते हो कि हर्मेटिक कंप्रेसर जो होता है इसे बार बार सर्विसिंग की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इनका छोटे प्रणालियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सर्विसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, सर्विसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए hermetically sealed compressor। ठीक है, ठीक है नितिश, आसान क्वेश्चन थे तो मैंने सीधा आपको बता दिया ताकि टाइम व्यर्थ ना हो, और जो एक दो चीज़ आपकी बची हुई हैं वो मैं कवर कर सकूं अभी। या आज के लिए इतना ही रखना चाहते हो? बोलो भाई, आज के लिए इतना ही रखना चाहते हो या आपका ये दो तीन छोटे मोटे पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं ये आज हम कवर कर लें? फैसला आपके ऊपर है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। हाँ, कल तो एक क्लास लगनी है ही कंप्रेसर पर। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ वीडियोस वगैरह हैं, वो सारा डिस्कशन करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं और फिर ये कल मिलते हैं इन्हीं टॉपिक के साथ, और कल इसका डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लगभग लगभग कंप्रेसर की कहानी कंप्लीट ही होने वाली है। ठीक है, मेन मेन सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये काफ़ी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम है, ये काफ़ी होगा फर्स्ट स्टेज के लिए। चलिए फिर आज के लिए इतने ही रख लेते हैं और मिलते हैं फिर कल, और बाकी बची चीज़ें कल ही कवर करते हैं। ठीक है, चलिए कल आपका कंप्रेसर कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी उसमें हम इवापोरेटर स्टार्ट करेंगे। कल आपका कंप्रेसर पूरा खत्म कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि इवापोरेटर को जल्दी से कंप्लीट करें, यानी कि मैक्सिमम 2 से 3 क्लास। ठीक है, इवापोरेटर के बेसिक आपको सारा पता है क्या है, वो सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना, और 2 से 3 क्लास में आपका क्या क्लासिफिकेशन है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, वो सारा हम कंप्लीट करेंगे। और कोशिश रहेगी कि इवापोरेटर आपकी लगभग 9 से 10 क्लास में इवापोरेटर, कंडेंसर और आपका एक्सपेंशन डिवाइसेस। ठीक है, मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि 9 से 10 क्लासेस में आपके ये सारे टॉपिक कवर हो जाएं, तो आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर कुछ कुछ चीज़ें बचेंगी वो आपकी धीरे धीरे फिर कवर करते रहेंगे। चलिए बच्चे, फिर आज के लिए इतने रखते हैं और मिलेंगे फिर कल सेम टाइम पर।